हेलो एवरीवन। हम लोग सॉइल साइंस का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली आईयूपीएस एफओ एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले में आपके 2 चैप्टर्स हैं, उसके बाद आपके इसी तरीके से तीनों पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखो स्टार्ट करेंगे सॉइल फॉर्मेशन या पीडोलॉजी से। पीडोलॉजी के बाद हम लोग सॉइल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और पिछली बार के एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने थे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल फॉर्मेशन के साथ। पहला क्वेश्चन सॉइल ऑर्डर के रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा सॉइल ऑर्डर होता है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट हाई है, ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा सॉइल ऑर्डर है जो सबसे बेस्ट माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, या फिर इसको बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में कई जगह आपको टेबल मिलेगी। अब मैं पूरा टेबल हर जगह आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट इज़ अ मैराथन है ना, वरना टाइम हो जाएगा। ठीक, बट उन टेबल में चीज़ें काफ़ी अच्छे से समराइज है, आपको याद करने के या रिवाइज करने के लिए वो बड़े अच्छे से काम आएंगी, तो उन पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा ऐसा सॉइल ऑर्डर होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर जाएगा इसमें एंटी इंसेप्टी मोली या फिर एरिडिसोल की बात करें तो ये आपका राइट आंसर जाएगा क्या, मोलिसॉल्स। ठीक है, मोलिसॉल्स ऐसा सॉइल है जिसमें होगा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, जिसमें होते हैं बेसेज या बेस सेचुरेशन ज़्यादा। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या बोला, ये आपको देखने को मिलती है ग्रासलैंड या फिर ग्रासलैंड में बोल दो आप, या तराई रीजन में मिलती है। तराई रीजन मतलब जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, हिमालय के जो नीचे की तरफ जो छोटे छोटे पहाड़ है उसके बाद का जो प्लेन एरिया है वो आपका सब तराई रीजन है, और इसको ही हम बोलते हैं क्या, बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर सॉइल है ये पूरे दुनिया में, कौन, मोलिसॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ सॉइल ऑर्डर के हम जल्दी जल्दी में बहुत ब्रीफ में बात करूंगा, आप लोग टेबल थोड़ा ढंग से पढ़ना है। एंटीसोल में सबसे खास बात सबसे यंग सॉइल ऑर्डर है जिसको टाइम नहीं मिला तो डायग्नोस्टिक होराइजन नहीं बन पाई। इंसेप्टिसोल उसका बड़ा भाई जिसको थोड़ा बहुत टाइम मिला, थोड़ा बहुत टाइम मिलने की वजह से थोड़ी बहुत डायग्नोस्टिक होराइजन बन जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इंसेप्टिसोल है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा वर्टिसोल, मोलिसोल, एरिडिसोल ये आपको खुद से पढ़ने में आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ लेना, इनमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, जितना मेंशन किया है उतना ही आपको सॉइल ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने जो है आपसे सॉइल ऑर्डर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच सॉइल ऑर्डर इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिग्रेडेड वन। इनमें से कौन सा सॉइल ऑर्डर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा क्या है, डिग्रेडेड है, खराब है। ठीक है, पिछले वाले में पूछा था सबसे बढ़िया कौन सा है, अब पूछ रहे हैं भाई सबसे खराब कौन सा है। तो मोलिसॉल क्या था, सबसे बढ़िया सॉइल ऑर्डर। सबसे खराब कौन सा होता है, तो भाई देखो सबसे यंगेस्ट पूछ रहा हूं तो वो होता है एंटीसोल, बताया मैंने आपको। सबसे बेस्ट पूछ रहा हूं तो वो होता है मोलिसोल। और अगर मैं आपसे पूछ दूं मोस्ट डिग्रेडेड, आप चाहो तो डिग्रेडेड को मोस्ट वेदर्ड भी कह सकते हो। बहुत ज़्यादा वेदरिंग हुई है सॉइल की, वेदरिंग होने की वजह से सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट रिमूव हो गए, लॉस हो गए, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है खत्म है, बचे ही नहीं। तो मोस्ट डिग्रेडेड सॉइल ऑर्डर है कौन सा होता है, इट इज वन एंड ओनली ऑक्जीसोल्स। कौन सा होगा, दैट विल बी ऑक्जीसोल्स होगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर पता था। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। एक चीज और ध्यान में रखना, चलो एक चीज और क्या, कई चीजें ध्यान में रखनी है। तो भाई अल्फी, अल्टी और ऑक्जीसोल ये तीन जो ऐसे सॉइल ऑर्डर हैं जो थोड़े सिमिलर देखने को मिलते हैं। अच्छा एक बात और है भाई, यहाँ पे सॉइल ऑर्डर में ये आपको ये पता है कि सॉइल ऑर्डर टोटल कितने हैं, 12 होते हैं। सॉइल टैक्सोनॉमी या जब सॉइल का नामकरण किया जाता है तो भाई सबसे हाईएस्ट कैटेगरी उसमें सॉइल ऑर्डर की होती है, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी सॉइल सीरीज की होती है, जो होती है लोवेस्ट कैटेगरी इन सॉइल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक, ऑर्डर और सीरीज। अब क्या बोल रहा है, अल्फीसोल्स, अल्टीसोल, ऑक्जीसोल, मैंने कहा तीनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एक तो इनमें आर्जिलिक होराइजन है, आर्जिलिक होराइजन ऐसा कुछ अलग नहीं है, सॉइल में थोड़ा सा क्ले डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम आर्जिलिक होराइजन बोलते हैं, उसकी सब सरफेस में क्ले का डिपोजिशन होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ध्यान के रखने वाली बात है यहाँ पे कि भाई अल्फीसोल है, अल्फीसोल अगर बहुत ज़्यादा वेदरिंग होगी तो वही अल्टीसोल बनता है। अल्टीसोल्स की भी वेदरिंग होगी, न्यूट्रिएंट का लॉस होगा तो वो आपका ऑक्जीसोल बनेगा। ठीक है, तो ये वेदरिंग सीक्वेंस याद रखना कि अल्फीसोल्स कम वेदर्ड है, अल्टीसोल ज़्यादा वेदर्ड है, ऑक्जीसोल सबसे ज़्यादा वेदर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें मेंशन करिए, आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, पर ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो लिखा हुआ है इतना शॉर्ट किया है, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या करें। ठीक है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको आप एक बार पढ़ो कि भाई लो बेस सेचुरेशन लिखा है, बेसेस वगैरह कम होते हैं। कुछ सेशन मैंने ऑलरेडी लिए, उनकी लिंक में डाल दूंगा, वहां से देख लेना।
फिर भाई स्पोरोसोल है जो पोर्जुलाइजेशन वाला प्रोसेस जहाँ देखने को मिलेगा। हिस्टोसोल्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं भाई हिस्टोसोल्स को, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। फिर एंडी और जेलीसोल हैं जो दो लेटेस्ट सॉइल ऑर्डर हैं जो रिसेंटली इंक्लूड किए गए सॉइल ऑर्डर के अंदर। पहले 10 ही थे, बाद में इन दोनों को भी ऐड किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल ऑर्डर्स, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है, तो एक बार नज़र अच्छे से मार लेना, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो ये थे भाई सॉइल ऑर्डर, मैंने निपटा दी 2 सॉइल में, यही तो मैराथन है, ठीक है। मैराथन नहीं, थोड़ा स्प्रिंट भी करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि देखो यार क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है इसलिए मैं हर चीज करनी है कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगली स्लाइड में आप देखोगे सारे एग्जांपल याद करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो क्योंकि आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है रॉक्स के एग्जाम्पल से। एक होता है इग्निशियस, एक होता है आपका सेडिमेंट्री, और तीसरा आ गया आपका मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह दिया जाता है। इग्निशियस आपके वो रॉक होते हैं जो लावा के जमा होने, डिपॉजिट होने से बनते हैं। सेडिमेंट्री वो रॉक होते हैं जो बार बार रॉक के सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, उससे बनते हैं। और आपके इग्निशियस और सेडिमेंट्री में प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अगर चेंज आएगा तब बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, याद हो गया तो बढ़िया, नहीं हो गया तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल पूछा है मेटामॉर्फिक का, तो भाई यहाँ पे मेटामॉर्फिक की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है क्या? वन एंड ओनली मार्बल। क्योंकि भाई ग्रेनाइट होता है आपका इग्निशियस, सेल होता है आपका सेडिमेंट्री, लाइमस्टोन भी होता है आपका सेडिमेंट्री। अब याद कैसे करें? याद ऐसे करते हैं, देख लो नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ लिखा है आपके सामने सब कुछ, ठीक। देखो भाई इग्निशियस में सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं आपके, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? अभी इसके लिए भूल जाओ जो आपका एकदम राइट में लिखा हुआ है। सबसे पहले इग्निशियस के 2 एग्जाम्पल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं, एक है ग्रेनाइट, एक है बेसोल्ट। ग्रेनाइट को आप चाहो तो आप इंट्रूसिव या प्लूटोनिक की तरह भी याद कर सकते हो। जो अर्थ की सरफेस के अंदर रॉक बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या? इग्निशियस रॉक। जो अर्थ की सरफेस में बाहर रॉक बनेगा उसको हम कहेंगे बेसोल्ट, बेसोल्ट या फिर एक्सट्रूसिव, ठीक है, या फिर वॉल्केनिक भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो इग्निशियस रॉक 2 टाइप के, एक इंट्रूसिव या प्लूटोनिक होगा जो होगा ग्रेनाइट जो अर्थ सरफेस के अंदर बनता है, दूसरा एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक होगा जो अर्थ सरफेस के बाहर बनेगा जैसे कि बेसोल्ट, ठीक है। तो आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहने वाले हैं। साथ में ये भी याद रखना कि ग्रेनाइट आपका एसिडिक इग्निशियस रॉक होगा और बेसोल्ट क्या होगा? बेसिक होगा। ग्रेनाइट आपका बनाता है रेड सॉइल और बेसोल्ट आपका बनाता है क्या? ब्लैक सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना ये बात है, ठीक है। तो ये हुई ग्रेनाइट और बेसोल्ट की बात। फिर सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो भाई सेडिमेंट्री में आपका सैंडस्टोन आता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये दोनों आते हैं, सेल आता है, इनफैक्ट कोल भी जो है आपका वो भी सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो मेटामॉर्फिक क्या होता है। जब सेडिमेंट्री और जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में, अब भाई ये एनवायरनमेंट में पड़े हैं, कुछ प्रेशर और टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहेगा। प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये रॉक की फॉर्म चेंज होगी, और रॉक की फॉर्म चेंज होगी तो बन जाएगा क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे ग्रेनाइट से बनेगा नीस, बेसोल्ट से बनेगा सिस्ट, सैंडस्टोन से बनेगा क्वार्जाइट, लाइमस्टोन से बनेगा मार्बल, सेल से बनेगा स्लेट, और बना आपका कोल जिससे बन जाता है ग्रेफाइट। तो याद रखने हैं आपको सारे एग्जाम्पल के, इग्निशियस का क्या है, सेडिमेंट्री का क्या है, मेटामॉर्फिक का क्या है, और किस रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये भी आपके सामने। चलो भाई अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इस तरीके के आसान क्वेश्चन बड़े आते हैं आपके एग्जाम में, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है? लैटराइजेशन है, ई वाला इलिवेशन है, पोर्जुलाइजेशन है, या फिर बोथ ए एंड सी है, ठीक है। तो भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस मतलब फंडामेंटल है। हर जगह जहाँ सॉइल बन रही है, हर जगह मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ सॉइल बन रही है वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं आपके टोटल कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से अभी देख लेते हैं, तो पर अभी देख तो लेते हैं, पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, ई वाला एलिवेशन। अगर ये राइट आंसर किया वेरी गुड, तो पता है आपको कि क्या होते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा समराइज करेंगे कि फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं आपके, है ना। अभी देख लेते हो 4 कौन कौन से होते हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which of the following refers to the process? हाँ, which of the following refers to the process of washing out resulting in a grey or ash colored horizon in the soil? पूरा soil formation का प्रोसेस ही मेंशन कर दिया यहाँ पे। क्या प्रोसेस मेंशन कर दिया भाई? कह रहा है कि ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट मतलब कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ मटेरियल था, ठीक है, आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर और भी कुछ कई सारी चीज़ें हो सकती हैं।
वो सारा का सारा मटेरियल वॉश आउट करता है, रिमूव होगा और नीचे जाके एक्यूमुलेट करता है। वॉश आउट होने की वजह से वहाँ पे ग्रे या फिर एस राख जैसा रंग वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं A2 या फिर ई होराइजन। और इस प्रोसेस या फिर आप इसको आई वाला इल्यूवियल होराइजन भी कह सकते हो, और इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूविएशन कहते हैं। जहाँ ये डिपॉजिट होगा वो होता है बी होराइजन, इसलिए बी होराइजन को, अच्छा सॉरी, ये ई वाला इल्यूविएशन है, नॉट आई, ध्यान रखना भाई, दिस इज नॉट आई, दिस इज ई, दिस इज नॉट आई, दिस इज ई वाला इल्यूविएशन। बी होराइजन में जहाँ इकट्ठा होगा उसको हम बोलते हैं क्या, आई वाला इल्यूविएशन होराइजन। तो इसको इल्यूवियल होराइजन भी कहा जाता है, बी को, जहाँ पे ये मटेरियल इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, वॉशिंग इन होगी। ठीक, ये क्वेश्चन एफओ में पूछा है कि बी होराइजन को हम आई वाला इल्यूवियल होराइजन भी कह देते हैं। ठीक है, पर इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन इल्यूविएशन होराइजन जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो भाई ये चार आपके होते हैं सॉइल में फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करें कि सॉइल बन कैसे रहा है, तो एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं स्पेसिफिक। फंडामेंटल जो आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हो गए, चार होते हैं फंडामेंटल में। चार में आगे होरोजेनाइजेशन, मतलब होराइजन्स का बनना 250 से 1000 साल लगते हैं। उसके अलावा ई वाला इल्यूविएशन आ गया कि मटेरियल का रिमूव होना A2 या ई होराइजन से, तो वो आपका ई वाला इल्यूविएशन होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स देख लेना यहाँ पे, वॉशिंग आउट, ग्रे, एस कलर्ड। जहाँ वो डिपॉजिट होते हैं वो क्या है, बी होराइजन है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आई वाला इल्यूविएशन, और इसको हम आई वाला इल्यूवियल होराइजन भी कह सकते हैं। और लास्ट में आगे ह्यूमिफिकेशन, मतलब ह्यूमस का बनना। तो भाई ये चार है जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते आते, ये तो आपके चार फंडामेंटल थे भाई, फंडामेंटल पता है तो स्पेसिफिक भी पता होने चाहिए। तो स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो, हर फंडामेंटल तो कम थे, तब भी मैंने आपको ब्रीफ में ही बताया है। ठीक है, अब ब्रीफ में बता सकते हैं क्या करें, पर स्पेसिफिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और भी कम बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई टेबल है, आप पढ़ो वहाँ से, रीडिंग मारो एक बार। ठीक है, आपको ये कॉमन टर्म है जो हर जगह मिल जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो पहले। हाँ, बीच में थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, आपको ये वाली टर्म्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर आपको टर्म मिलता सोडिफिकेशन, तो वो भी करेक्ट था। इस प्रोसेस को हम लोग सोडिफिकेशन भी बोलते हैं, कि सोडियम आयन सॉइल के अंदर क्या हो गए, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक, बट अगर इस टाइप के टर्म आते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सोलोनाइजेशन जाएगा। ठीक है, सोडिफिकेशन मतलब सोडियम का इकट्ठा होना सॉइल के अंदर। अगर मैं लिख दूँ डीसोडिफिकेशन, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सोडियम के जो आयन्स है वो सॉइल से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही सोलोनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है सोडियम का इकट्ठा होना, और एक है सोलिडाइजेशन, इसका मतलब होता है सोडियम का रिमूव होना। ठीक है, तो ये दो टर्म है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना। व्हाट इज पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन में आयरन एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड है वो क्या होगा, वो आपकी सरफेस से रिमूव होके सब सरफेस में आके इकट्ठा होती है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम टॉप लेयर एंड इट्स एक्यूमुलेशन इन सम बिलो लेयर, दैट इज पोर्जोलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलेगी, बारिश भी ज़्यादा है और बर्फ़ भी पड़ रही है, वहाँ देखने को मिलेगी। और कॉनिफर्स, ये वेजिटेशन जो है वहाँ पे, जो कॉनिफर फॉरेस्ट होगा वहाँ ये सॉइल बनती है। ठीक, लेटराइजेशन भी ध्यान रखना, पोर्जोलाइजेशन में आयरन सिलिका रिमूव हो रहे, आयरन और एल्युमिनियम रिमूव हो रहे थे, लेटराइजेशन में आयरन एल्युमिनियम सरफेस में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उल्टा है थोड़ा सा उसका ये। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना वार्म ह्यूमिड के रिगार्डिंग है। ठीक, अब ग्लाइजेशन क्या होता है आपको ये एक बार पढ़ना है इसको अच्छे से, क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ब्रीफ में ही है। उसके अलावा सेलिनाइजेशन, डीसेलिनाइजेशन समझ रहे हो आसानी से कि सॉल्ट इकट्ठा हो रहा है, डीसेलिनाइजेशन में सॉल्ट रिमूव हो रहा है। सोलिनाइजेशन मैंने आपको अभी बताया, ये आपसे पूछा था कि सोडिक सॉइल बन रहा है यहाँ पे, और सोलिडाइजेशन मतलब सोडियम आपका रिमूव हो रहा है। ऐसे एक पीडोटर्बेशन वर्ड मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पीडोटर्बेशन, पीडोटर्बेशन। ठीक है, ये बना है, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी एक और क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, ये बना है पीडोन प्लस टर्बेशन वर्ड से, पीडोन प्लस टर्बेशन। ठीक है, पीडोन मतलब सॉइल की स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पीडोन का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्या है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है सॉइल की, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है सॉइल की जिसको हम मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल डैट कैन बी मेजर, 1 से 10 मीटर स्क्वायर तक का इसका एरिया होता है। ठीक है, तो इतना अगर हम 1 से 10 मीटर स्क्वायर की सॉइल निकालेंगे तो सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसी को हम पीडोन कहते हैं। टर्बेशन मतलब मिक्सिंग, यानी सॉइल की मिक्सिंग होगी तो उसको हम कह देंगे पीडो टर्बेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, और ये आपको मिलेगी कहाँ,
ब्लैक सॉइल में, ये आपको ब्लैक सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पेडोटर्बेशन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हर एक टर्म जो जो लिखा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट था और ये सारे आपके स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, व्हाट डज खादर रिफर टू। एलुवियल सॉइल की बात यहाँ पे कर दी गई है। किसकी बात कर दी है? एलुवियल सॉइल्स की। क्या होते हैं भाई एलुवियल सॉइल? तो भाई एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सॉइल ऑर्डर भी पता होने चाहिए। एंटीसोल है और इंसेप्टिसोल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर हाईएस्ट एरिया किसका है? हाईएस्ट एरिया इंडिया में एलुवियल सॉइल ही होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक चीज़ में चेक कर लो। हाँ ठीक चल रहा है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एंटी इंसेप्टिसोल हो गया और क्या हो गया? हाईएस्ट यहाँ पे आपका क्या है, इसका एरिया देखने को मिलता है आपको एलुवियल सॉइल का। मिनरल की बात करूँ मैं इसमें तो इलाइट मिनरल होगा और कहाँ देखने को मिलेगी? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, एंटीसोल इंसेप्टिसोल हो गया, हाईएस्ट है इंडिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इलाइट मिनरल होगा और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, सब जगह एलुवियल सॉइल ही है। ठीक, चलो तो ये बात हो गई किसकी? एलुवियल सॉइल की हो गई यहाँ पे बात। इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा होगा डेफिशिएंट, कम। उसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट इसमें सफिशिएंट होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया में अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई है, दैट इज एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, हाँ मेन क्वेश्चन तो हमारा और ही कुछ था। अब देखो क्या कह रहा है, खादर और भांगर। भाई एलुवियल सॉइल मतलब जो रिवर से डिपॉजिट हुई है। अब रिवर से कुछ सॉइल एकदम उसके पास पास डिपॉजिट होती है और कुछ सॉइल ऐसी होगी जब फ्लडिंग या बाढ़ आएगी तो दूर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, पास वाली थोड़ा सा सैंडी नेचर की होती है, दूर वाली थोड़ा सा क्ले नेचर की होती है। पास वाली होती है यंग। क्यों यंग? क्योंकि भाई बार बार रिवर जो है आसपास अपने सॉइल को डिपॉजिट कर रही है। और दूर वाली होती है ओल्ड, क्योंकि भाई फ्लडिंग बार बार नहीं होगी, कभी हो गई तो तब बहुत पहले जाके सॉइल इकट्ठा हुई थी। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं रिसेंट या न्यू एलुवियम। रिसेंट या न्यू एलुवियम या आप बोलोगे खादर, और इसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियम या फिर भांगर। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखना, भांगर के साथ साथ ये तो आंसर आपका खादर चला जाएगा, न्यू एलुवियम होता है खादर। भांगर जो है आपका, ये आपका कैल्केरियस सॉइल होती है। कई बार भांगर के अंदर आपको कंकर नोड्यूल्स या कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो ये कैल्केरियस सॉइल भी होती है आपकी भांगर। ठीक है, तो कई बार आपके एलुवियल सॉइल में कैल्केरियस सॉइल वाली प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी आपको देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? खादर पूछा था तो रिसेंट या न्यू एलुवियम इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो खादर भांगर वगैरह क्या है सब पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ बात करी जा रही है ब्लैक सॉइल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है आपसे ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग। तो अगर ब्लैक सॉइल पेरेंट मटेरियल है किस टाइप के सॉइल का? रेड का, ब्लैक का, लेटराइट का या फिर एलुवियल सॉइल का? ठीक है, तो अगर मैं ब्लैक सॉइल की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, रेड सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो रेड सॉइल आपका बनता है एक्सटेंसिव लीचिंग से, बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जिस वजह से बनता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट रिमूव होते हैं पर आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बच जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका रेड सॉइल। इसमें आपको अल्फीसोल देखने को मिलता है, अल्फीसोल। ठीक, ब्लैक सॉइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको वर्टिसोल देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में याद रखना भाई स्मैक्टाइट और माउंट मोरिलोनाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है ये, और इसी की वजह से इसमें क्या होगी? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ब्लैक सॉइल में क्या होता है भाई? स्वेलिंग श्रिंकेज करता है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं और सॉइल में मिक्सिंग होना, पीडोटर्बेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, क्ले कंटेंट इसमें 30 से 80% होता है और कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी है, 30 से लेकर 60%। तो इतना याद रखना थोड़ा ब्लैक सॉइल के बारे में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया है ब्लैक सॉइल का, उसके बाद एमपी में भी अच्छा खासा एरिया है किसका? ब्लैक सॉइल का। ठीक है, तो बेसोल्ट ये जो है आपका यहाँ पे वो बनाएगा क्या? ब्लैक सॉइल। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेनाइट आपका जनरली रेड सॉइल बनाता है, एसिडिक है, और बेसोल्ट ब्लैक सॉइल बनाता है, बेसिक है, इसलिए ब्लैक सॉइल भी आपकी बेसिक पीएच या बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये हुए आपके सॉइल। अब देखो सोलम की बात करें कि व्हाट इज सोलम, क्या होती है सोलम। ठीक है, देखो मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में अगर थोड़ा जल्दी या ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है हमारा सॉइल प्रोफाइल। इसमें होती है 5 मेन होराइजन, ओ होराइजन, A1 A2, ठीक है, या फिर ए होराइजन बोल दो आप इसको, फिर आती है बी होराइजन, और फिर आती है सी, और फिर आती है आर। ठीक, तो हो गई आपकी ये आपकी मेन होराइजन हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, ओ होराइजन होती है आपकी ऑर्गेनिक होराइजन, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की एक पतली सी लेयर सॉइल की सरफेस में डिपॉजिट होती है।
A1 A2 आपकी, A2 को हम ई होराइजन भी कहते हैं। A1 और A2 आपकी क्या है, ये मिनरल सॉइल, मतलब जो एक्चुअल में सॉइल है वो ए होराइजन से स्टार्ट हो गया। बी होराइजन भी क्या है आपकी, एक्चुअल में सॉइल है वो आपका ए और बी, आपका क्या है एक्चुअल में सॉइल जो है वो आपका ए और बी होता है। सी की बात करूं तो अब यहाँ पे पेरेंट मटेरियल है, सी इज पेरेंट मटेरियल, ध्यान में रखना पेरेंट मटेरियल है। और आर क्या है, आर तो भाई बेड रॉक है, बेड की टाइट, मतलब रॉक की एक टाइट सी लेयर बिछी पड़ी है जिसको हम लोग बेड रॉक कह दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, दैट इज बेड रॉक। अब क्या लिखा है, सोलम। भाई सोलम क्या होता है, सोलम होता है ट्रू सॉइल, सोलम इज ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल क्या है इसमें, ओ तो ऑर्गेनिक मैटर ही है, ओ आपकी सॉइल से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जाता है। ए और बी क्या है, सॉइल है। सी तो फिर से पेरेंट मटेरियल आ गया, आर आपका बेड रॉक आ गया। तो जो एक्चुअल में सॉइल है दैट इज ट्रू सॉइल या फिर ए प्लस बी होराइजन, उसी को हम बोलेंगे सोलम। ठीक है, तो सॉइल वर्ड ही सोलम से बना है, सोलम मीन्स फ्लोर। तो ये आपका बोथ बी एंड सी जो है यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो है ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, चलो यार नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, सोलम आप समझ गए हो। ठीक, अब देखो रिगोलिथ भी एक चीज़ होती है, क्या है एक चीज़, रिगोलिथ है। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, उसके बाद सी होराइजन और आर होराइजन हो गए, ये बात कर ली हमने। ए भी आपकी एक्चुअल में सॉइल है जिसको हमने सोलम बोल दिया। ठीक, रिगोलिथ क्या है, बेड रॉक से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसी को हम रिगोलिथ बोलते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इज नोन एज रिगोलिथ। तो बेड रॉक जो हार्ड है उसके ऊपर जो भी लूज मटेरियल, लूज को आप अनकंसोलिडेट भी बोलते हो, लूज को आप अनकंसोलिडेट भी बोल देते हो। तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो भी बेड रॉक के ऊपर है दैट इज नोन एज रिगोलिथ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन इन रॉक। रॉक के अंदर एक्सफोलिएशन का प्रोसेस आपको जो होता है वो क्या है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। मतलब अब यहाँ पे आपसे वेदरिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, फिजिकल वेदरिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। फिजिकल वेदरिंग मतलब कि रॉक का बड़ा पीस था, कुछ ऐसा हुआ कि वो छोटे पीसेज में टूट गया, ब्रेक हो गया। अब देखो कह रहा है कि रॉक हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कह रहा है कि आपका ये एक्सफोलिएशन का प्रोसेस क्या है, कह रहा है कि रॉक में जो मिनरल है अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई देखो कई बार रॉक में क्या होगा, उसमें सनलाइट या धूप पड़ेगी, उसकी वजह से बाहर का सरफेस होने वाला है उसका गर्म और अंदर वो रहेगा ठंडा, क्योंकि भाई बाहर तो गर्म हो गया पर हीट अंदर तक अभी पहुंची नहीं रॉक के अंदर तक। अब ये बाहर के प्रोसेस गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये जो रॉक की बाहर की लेयर है ये बाहर निकलने लगती है और इसी को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन या फिर इसको अनियन वेदरिंग भी कहते हैं, अनियन पीलिंग या अनियन वेदरिंग भी कहा जाता है कि भाई धूप बाहर पड़ी, बाहर गर्म हो गया, अंदर ठंडा ही है, जिस वजह से बाहर की लेयर रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये आपका मेन है। तीसरा, ये भी आपका फिजिकल वेदरिंग का ही टाइप है। आपकी जब भी अगर रॉक्स के अंदर क्रैक है, ठीक है, इन क्रैक्स में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कूल होगा, पानी का आइस बनेगा, तो भाई आइस बनने के साथ साथ वाटर की वॉल्यूम 9% बढ़ जाती है। वाटर की वॉल्यूम 9% बढ़ेगी तो वाटर इस रॉक को तोड़ेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला वाला भी जो है ये भी आपका क्या है, यह भी आपका फिजिकल वेदरिंग ही बता रहा है कि रॉक के अंदर अलग अलग मिनरल है, अगर वो अलग अलग एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रॉक आपके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना स्टार्ट करेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही फिजिकल वेदरिंग के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो अब पता है। चलो इसका बताओ फिर, केमिकल वेदरिंग के बाद बताओ। फिजिकल वेदरिंग में आपका जो सॉइल है वो पेरेंट मटेरियल के बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, पर अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग में आसमान जमीन का अंतर आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे बना हुआ है, बहुत चेंजेस आते हैं केमिकल वेदरिंग में। कह रहे कि इन केमिकल वेदरिंग कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिनरल अकर मोस्ट कॉमनली थ्रू। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, मिनरल पूरा का पूरा बदल गया तो वो आपका किसके थ्रू होगा। केमिकल वेदरिंग में सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सबसे आसान है, क्यों आसान है कि भाई ये रॉक है, इसमें मान लो कोई मिनरल है जैसे NaCl, ठीक है, NaCl को हम नमक या हेलाइड भी कहते हैं, ठीक है, हेलाइड भी कहते हैं। अब वाटर आएगा इस रॉक से, जो NaCl इसमें डिजोल्व वाटर में हो सकता है उसको अपने साथ बहा के ले गया, ठीक है, तो दैट इज सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट है कि भाई वाटर आया, जो भी वाटर सोल्यूबल मिनरल थे उनको अपने साथ ले गया, दैट इज सॉल्यूशन। अब हाइड्रेशन क्या है भाई, हाइड्रेशन ये है, मान लो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट था, ठीक, अगर कैल्शियम सल्फेट में वाटर को मैं जोड़ दूं, अब वाटर इसकी
मिनरल में घुस नहीं गया है, बस एडिशन हो गया, बस चिपक गया है। इससे क्या होगा, जो भी मिनरल में वाटर जुड़ेगा अब उस मिनरल की थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी वेदरिंग थोड़ा ईजी हो जाएगी, डैट इज हाइड्रेशन। तो जिप्सम का बनना हाइड्रेशन का ही प्रोसेस है। फिर एक आता है हाइड्रोलिसिस। अब बस जो था सब कुछ यहाँ पे मेन है हाइड्रोलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। वाटर यहाँ पे क्या करता है, पहले खुद टूटता है फिर दूसरे मिनरल को तोड़ता है। दो स्टेप में प्रोसेस चलेगा कि वाटर पहले खुद टूटेगा फिर दूसरे को तोड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है। डबल डीकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। इतना ज़्यादा मिनरल है, बहुत ज़्यादा मिनरल में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से मिनरल बदल जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ, फॉर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन। जो क्ले वगैरह बनते हैं, क्ले मतलब क्ले फॉर्मेशन, ठीक है। चलो भाई राइटिंग पे मत जाना, सुनाई तो आपको दे ही रहा है। फॉर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन मतलब कि जो क्ले मतलब आपका जैसे वर्मिकुलाइट वगैरह है, तो वहाँ पे ये आपका हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे वो आपको बनते हुए दिखेंगे। और डी ऑप्शन तो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट है बी वाला ही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई, राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा अगर वेदरिंग में, तो वो उन रॉक्स में देखने को मिलेगा जहाँ आयरन और मैग्नीज होंगे। बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना केमिकल वेदरिंग के बारे में। और केमिकल वेदरिंग में उसको थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाई टेम्परेचर और वाटर, ये तीन चीज़ चाहिए होती है। वाटर चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी भूल जाओ, हाई टेम्परेचर और वाटर, ये दो चीज़ चाहिए होती है केमिकल वेदरिंग होने के लिए। कोई भी एक कम होगा तो केमिकल वेदरिंग घट जाएगी, ठीक। जैसे डेजर्ट एरिया में हाई टेम्परेचर है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे केमिकल वेदरिंग कम होगी। फिजिकल वेदरिंग एरिड रीजन्स में ज़्यादा होती है। ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया, जरूरी था ये। हाइड्रोलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आपका, अब देखो आपका रॉक्स एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग चल रहा है, वेदरिंग के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं। अब देखो क्या कह रहा है, विच मटेलिक एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द सॉइल। कह रहे भाई सॉइल के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डोमिनेंटली फाउंड होता है। एलिमेंट नहीं, मेटेलिक एलिमेंट, डिफरेंस है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स। क्या है ये, नॉन मेटल है। थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम, आयरन, दीज आर मेटल्स। उसके बाद आएगा आपका कैल्शियम, ये सब भी मेटल ही है, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह ये सब आपके क्या है, मेटल्स में आ गए, ठीक। तो आपके अगर एलिमेंट पूछता है आपसे कि मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा होगा, दैट विल बी ऑक्सीजन विद 46.6%। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, उसके बाद लगभग 27% के आसपास आपका सिलिकॉन आता है, 8% के आसपास एल्युमिनियम और 5% के आसपास आयरन आता है। तो इनके तो आपको याद ही रखने हैं। तो मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट इज सिलिकॉन। मोस्ट डोमिनेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीजन। पर अगर मेटेलिक एलिमेंट पूछा तो वो भाई एल्युमिनियम है 8% के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको 47 ही बना दो, ठीक, और इसको भी आप 27 बना दो, याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एल्युमिनियम 8 है और ये आपका 5 है। उसके बाद कैल्शियम आपका मोस्ट डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कटायन होता है। क्या है एक्सचेंजेबल कटायन, कौन सा सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में, कैल्शियम है, ठीक, 3.6%। फिर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन की। आ जाओ फिर जल्दी से नेक्स्ट फाइल में। अब देखो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये अपने बॉन्डिंग नेचर के हिसाब से कि भाई किस टाइप का बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी हिसाब से इनके अलग अलग नाम रखें। जैसे चैल्कोफाइल्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आयोनाइज रेडली और फॉर्म स्टेबल ऑक्सी अनायंस, ठीक है। देखो एक तो होता है आपका चैल्कोफाइल। चैल्कोफाइल्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं या जो सल्फाइड बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं सल्फर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, दीज आर चैल्कोफाइल्स, इंपॉर्टेंट है। सीड्रोफाइल जो मेटेलिक बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, जैसे आयरन वगैरह के साथ जो बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे वो सब आपके सीड्रोफाइल्स में आते हैं। एल्युमिनियम वगैरह ये सब क्या है, सीड्रोफाइल्स हैं। लिथोफाइल, ठीक है, लिथोफाइल्स है आपका, ठीक। लिथोफाइल्स तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है, पर एक होता है आपका लिथोफाइल्स। ना व्हाट इज लिथोफाइल्स, भाई लिथोफाइल्स आपके वो आपके एलिमेंट्स होंगे जो इजीली आयोनाइज कर जाते हैं। लिथोफाइल्स क्या हैं, जो इजीली आयोनाइज करते हैं, जैसे NaCl नमक,
टूटेगा Na+ में और Cl- में, ठीक है। HCl मतलब जो इजीली टूटते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोफाइल। जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दैट विल बी डी ऑप्शन, लिथोफाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बता दी ऑलरेडी। मैंने आपको बता दिया है कि भाई इग्निशियस रॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको दो मैंने बताए, एक ग्रेनाइट, एक बेसॉल्ट। ग्रेनाइट में मैंने बोला आपको ग्रेनाइट है एसिडिक, बेसॉल्ट है बेसिक, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। पर एक चीज़ और है भाई, देखो इग्निशियस रॉक को ना उसके SiO2 कंटेंट के बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उन्होंने क्या किया, 45% से हमें स्टार्ट करना है, 45 से 55, ठीक है, 55 से 65 और मोर देन 65, ठीक है, 65 से 75 चाहो तो लिख लो, ठीक है। क्या है, SiO2 का कंटेंट है। अगर इतना होगा, ठीक है, अगर क्या होगा, इतना होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, दिस इज बेसिक रॉक। अगर बढ़ाते जाओगे तो सॉइल आपका क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। ये आपका इंटरमीडिएट आ गया और ये आपका आ गया क्या, एसिडिक रॉक, ठीक है। तो तीन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बेसिक में मैंने आपको बता दिया वन एंड ओनली बेसॉल्ट, और एसिडिक में मैंने आपको बता दिया वन एंड ओनली ग्रेनाइट। देखो हैं बहुत सारे, टोनोलाइट, साइनोलाइट, डायोलाइट, पूरी लिस्ट दे दूँ मैं आपको, ठीक है। बट वहाँ से इतना नहीं पूछना चाहिए आपको। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये पता होना कि बेसिक में आपका कितना SiO2 कंटेंट होता है, इंटरमीडिएट में कितना होता है, या एसिडिक में कितना होता है। कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, तो याद रखना 45 से स्टार्ट करना है और 10-10 बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना, ठीक। तो यहाँ क्या बोला है आपका, एसिडिक रॉक में, तो भाई एसिडिक में कितना आ गया, 65 से 75% इज द राइट आंसर। तो इस बात को रखेंगे थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है। चलो होने ही वाला है, थोड़ा सा और बचा है ना। विच मिनरल इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मिनरल। देखो तुम लोग तो नहीं थकने चाहिए, मेरे तो थोड़ी तबीयत डाउन है, मैं थोड़ा फिर भी थक सकता हूँ। तुम लोग क्या हो भाई, आराम से बैठे हो, चाय कॉफ़ी लेके आओ, कॉपी सामने रखो, जो नोट्स बनाने बनाओ, जितना पता है वेल एंड गुड, या नोट्स बना रखें उनमें ऐड ऑन करते हुए चलो, चीज़ें बहुत जरूरी है, ठीक है। विच मिनरल इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मिनरल। देखो मैंने पिछली बार भी एक मैराथन सेशन लिया था, ठीक है, बट वो है कि वो मैंने एग्जाम से बस 3-4 दिन पहले लिया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी थी, थोड़ा जल्दी में हो गया था। पर अगर आप उस सेशन को भी एक बार उठाओगे ना, पूरा सॉइल कवर है उसमें, जितने आपके एफओ में क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम 1-2 छोड़ दोगे, सारे क्वेश्चन कवर है। आप न्यूटन प्रॉब मीटर की बात करो, आप किसी चीज़ की बात करो, उस सेशन में वो सब कराया हुआ है, अभी भी मिलेगा आपको वो सेशन। विच मिनरल इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मिनरल। तो भाई कौन सा इनमें से प्राइमरी मिनरल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो बहुत बार पूछता है। तो भाई प्राइमरी मिनरल वो मिनरल होते हैं जब लावा आपका इग्निशियस रॉक बनता है। कैसे बनता है, जब लावा आपका सोलिडिफाई होता है तब इग्निशियस रॉक बनता है, ठीक है। इसी लावा के जब सोलिडिफिकेशन के टाइम पे अलग अलग मिनरल्स आपस में आके बॉन्ड बनाने लगते हैं, जैसे सिलिकॉन था, ऑक्सीजन था, ठीक। अब लावा आपका सोलिडिफाई हो रहा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन पास आया और बॉन्ड बना लिए, तो इसी को हम बोलते हैं मिनरल। जैसे कि ये बन गया आपका क्वार्ट्ज बन गया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मिनरल बनते हैं जब लावा आपका सोलिडिफाई हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। अब इनकी वेदरिंग होगी, ये टूटेंगे तब जाके बनते हैं क्या, सेकेंडरी मिनरल्स। तो ये प्राइमरी मिनरल्स के एग्जांपल क्या आएगा यहाँ पे, क्या पूछा है, प्राइमरी मिनरल, क्ले सिलिकेट, हेमेटाइट, ओलिवाइन या फिर जिप्सम। तो भाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओलिवाइन इज द राइट आंसर है, ठीक है। लग रहा है मुझे कुछ ने तो गलत किया ही होगा, अगर किया होगा तो ओलिवाइन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये रहा भाई आपके सामने टेबल, थोड़ा इसको याद करेंगे। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी मिनरल्स है, ठीक है। प्राइमरी में भी नॉन फेरोमैग्नीशियम, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम नहीं आएगा। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, याद रखना, सॉरी फेल्डस्पार है। फेल्डस्पार क्या है, मोस्ट डोमिनेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट डोमिनेंट। 48% अर्थ क्रस्ट में क्या है, फेल्डस्पार है। 36% सेकंड मोस्ट डोमिनेंट क्या है, क्वार्ट्ज है। फॉर्मूला भी याद रखना क्वार्ट्ज का, SiO2 होगा क्वार्ट्ज का फॉर्मूला। दोनों क्या है, नॉन फेरोमैग्नीशियम है प्राइमरी मिनरल्स में, ठीक है। आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा। फेरोमैग्नीशियम की बात करें तो भाई आपका पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ओलिवाइन तो आएगा ही आएगा, साथ में मस्कोवाइट एंड बायोटाइट भी आएगा। तो ये सारे प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, लिख के याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मस्कोवाइट, बायोटाइट जनरली दोनों होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कंसीडर कर ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे जनरली आपको प्राइमरी मिनरल में ही वहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन में भी।
सेकेंडरी मिनरल्स की अगर हम करें बात, तो भाई पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्ले सिलिकेट, मतलब कैलोनाइट, स्मैक्टाइट, ये सारे के सारे हम इनको क्ले सिलिकेट बोलते हैं। तो ये सब आपके सेकेंडरी मिनरल का एग्जांपल आते हैं। मस्कोवाइट, बायोटाइट भी क्ले सिलिकेट ही है, पर ये आपको थोड़ा एक्सेप्शन है, जो प्राइमरी सेकेंडरी हम दोनों में रखते हैं, ठीक है। पर मोस्टली आप प्राइमरी में इसको रख के चलो, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे इसको वो प्राइमरी में जनरली देते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे आएगा आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आयरन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को हम सेक्सक्यू ऑक्साइड कह देते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं सिर्फ आयरन की ऑक्साइड यानी Fe2O3, आयरन की ऑक्साइड होती है Fe2O3, इसको हम बोलेंगे हेमेटाइट, ठीक। और आयरन की हाइड्रोक्साइड जो होगा उसको हम बोलते हैं क्या? गोथाइड बोलते हैं, FeOOH, इसको हम बोलते हैं क्या? गोथाइड बोलते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड को गिब्साइड बोलते हैं। ये टर्म्स भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक। तो पहला हो गया क्ले सिलिकेट, दूसरा हो गया आयरन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और नंबर तीसरे पे आ गया कैल्शियम के कंपाउंड, जैसे कैल्साइट, कैल्साइट कैल्शियम का कार्बोनेट है। डोलोमाइट, डोलोमाइट भी कैल्शियम का कार्बोनेट है, पर मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट है, ठीक है। डोलोमाइट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो डोलोमाइट को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, कार्बोनेट को एक साथ कर सकते हो। और फिर जिप्सम तो है ही है, जिप्सम भी क्या है? सब कैल्शियम के कंपाउंड तो है आपका, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इज जिप्सम। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली आपकी प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स के एग्जाम्पल, ठीक है। चलो सॉइल फिजिक्स अब हम लोग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। अब देखो मुझे तो थोड़ा ब्रेक चाहिए, भले तुम्हें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तबीयत डाउन है तो ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो मुझे ही है ना, ठीक है। देखो कई बार फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ेगा, आपको नॉलेज कितना है उसको उतने अच्छे से डिलीवर करना भी है जरूरी, ठीक। तो चलो आप लोग सॉइल फिजिक्स हम लोग अभी जस्ट कंटिन्यू करते हैं, और फिर सॉइल फिजिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी सॉइल फिजिक्स को करेंगे स्टार्ट।